नमस्कार बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सूटी के अंदर। अगर आप अभी क्लास 12th में हो या फिर ऑलरेडी आप ड्रॉपर हो और थिंक अबाउट करें कि आपको सूटी 2026 का अटेम्प्ट देना है ताकि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपने मनपसंद के कोर्सेज में एडमिशन ले सकें। सो अगर आप वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट एज अ मैथमेटिक्स कंसीडर करके चले देन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि किन बच्चों को मैथमेटिक्स लेना चाहिए, किन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहिए, मैथमेटिक्स में किस तरीके से हाई स्कोर करा जा सकता है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजीज को लेकर बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज, एग्जाम मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सारी की सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस को एंड तक देखना। होप्स आपको हर छोटी से छोटी चीज़ इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी एंड देन उसके बाद आपको कोई भी नीड नहीं पड़ेगा अदर कोई वीडियोस देखने। सो बच्चा लोग, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। हम पिछले लगभग 3-4 सालों से सूटी को कवर कर रहे हैं और ऑफलाइन भी अगर हम काम करते हैं तो चाहे हम बात करेंगे सूटी यूजी की बात करेंगे, पीजी की बात करेंगे और मल्टीपल एग्जाम लेवल की बात करेंगे, तो आपको हर छोटी से छोटी जानकारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, एनटीए की, वो इन्फॉर्मेशन जो ईजिली मिलना अनअवेलेबल होता है, आसानी से नहीं मिल पाते, वो भी जानकारी से आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, स्पेशली अगर हम बात करेंगे साइंस वाले बच्चों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है। उसको भी कैसे तरीके से एक्सेस करा जा सकता है वो भी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले समझाता हूँ एग्जाम पैटर्न, जो कि आपको समझना जरूरी है। होप सो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आप CUET UG 2026 की बात कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप मैथ को एज अ सब्जेक्ट चूज करें तो ध्यान से समझिएगा। मैथ में इन जनरल आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। इस 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 60 मिनट दिया गया है और ये जो आपके 50 क्वेश्चन है ये CBT मोड है। CBT मोड का मतलब है कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। आप कंप्यूटर जहाँ पे भी सेंटर्स होंगे सूटी के वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पेन और पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऑल ओवर जो 50 के 50 क्वेश्चन होंगे वो MCQ फॉर्मेट पे होंगे और वो कंप्यूटर पर आपको बस ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं कि कौन सा आपको पसंद है ABCD में से। ठीक है, हर क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपको +5 मार्क्स मिलते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो जो टोटल होगा आपका लगभग 250 नंबर का आपका टोटल जो आपका मार्क्स का पूरा सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। उसके अलावा भैया -1 मार्किंग होती है। -1 मार्किंग इसका ये मतलब होता है इन जनरल, अगर आपने नेगेटिव वर्ड पहली बार सुना है मार्किंग में, ठीक है, तो इन जनरल अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं कटता। कोई क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 5 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 5 नंबर तो मिलेंगे नहीं और एक सही नंबर आपसे काट लिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको 6 मार्क्स का लॉस होता है। तो लगभग अगर आप अभी से तैयारी करके चलेंगे, अभी अक्टूबर है, दिवाली आने वाली है, लगभग आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाकर आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो अच्छा खासा टाइम है। एटलीस्ट आप इन चक्कर में नहीं पढ़ना कि नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एंड में आप जाके देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी कि तुक्के के अच्छे तरीके, इस तरीके से तुक्का मारा जाए। नहीं, देखो बच्चा, अगर आपको लिटरली, अगर आप, मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है और अगर आप गलत क्वेश्चन मार्क करके आते हैं, आप 6 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं, 1 मार्क्स का नहीं। कई जानकारी से आपको जानने को मिलेगी कि आप 4-5 तुक्के मार के आ जाओ, अगर किसी में एक सही मिला तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर बाकी में आपके 3 गलत हो गए तो कम से कम 2 नंबर का तो फायदा। ये बहुत बेकार गणित है। ठीक है, ये गणित मैं आज तक अपने ऑफलाइन वाले बच्चों के भी और ऑनलाइन वाले बच्चों को किसी को सजेस्ट नहीं करता। तो तैयारी पे आपको ध्यान देना है। सूटी के बारे में एक खास बात अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सूटी एज कंपेरिजन टू JEE, एज कंपेरिजन टू नीट, एज कंपेरिजन टू आपका IP मैथ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और छोटे मोटे कॉलेज, छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज़ के तो और लेवल डाउन रहता है, लेकिन इन सब से तो आपका इजी ही CUET एग्जाम कंसिडर करा जाता है। तो जब इजी है तो यहाँ पे क्या करना आसान है, स्कोर करना बहुत आसान है। अगर स्कोर ज़्यादा होगा तो फिर कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। यानी अगर आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स चाहिए तो आपको बहुत अच्छा खासा क्या करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा खासा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो 2-3 आपको एग्जाम पैटर्न्स में देखो, CUET को लगभग 2-3 साल होगा और आपको 2-3 चीज़ अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो क्या क्या चीज़ ओवरऑल मैनेज करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। 60 मिनट में किस तरीके से मैं 50 क्वेश्चंस करूँ। स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता भी हूँ तो ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और जिसमें आपको सीधा यही बोला जाए कि बच्चा जाओ और डायरेक्ट टिक मारो देख के। नहीं, 50 क्वेश्चन में हो सकता है कि 30 क्वेश्चन ईजी आए तो 20 क्वेश्चन फिर वैसे क्वेश्चन आएंगे जिनको लिटरली आपको न्यूमेरिकली बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। वो बेसिक क्लास 12 के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे एंड तब जाके उनका आंसर आएगा।
तो भाई उनके लिए टाइम कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम 60 मिनट के हिसाब से देखते तो अप्रॉक्स एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया गया है हमको। वो जो 30 क्वेश्चन है जो आसान आए हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से उनको 30 मिनट ना देते हुए 15 मिनट में करा जाए, ताकि जो बचा हुआ 15 मिनट है वो उन 20 क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा दिया जा सके। तभी जाके आप ओवरऑल आप एग्जाम को मैनेज कर पाएंगे। मार्क्स स्कोर करना तो अलग फैक्टर है, पहले तो आपको एग्जाम मैनेज करने आना चाहिए और उसके लिए मल्टीपल प्रैक्टिस और मल्टीपल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगा, तो वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना। उसके बाद कभी भी गलत क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करते हुए कोशिश ये करना कि आते हुए क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करो, और यही कोशिश करो कि ज्यादातर क्वेश्चन आते ही हो पेपर में। क्यों? क्योंकि जब सारा चीज स्कोर पे मैटर करता है तो हम किसी क्वेश्चन को ज्यादा छोड़ नहीं सकते। अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ेंगे तो 5 नंबर का नुकसान है, 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 10 नंबर का नुकसान। यहाँ पे सीयूटी में कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाती है। अगर हम बात करेंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जो 250 आउट ऑफ 250 ले आएंगे, तो आप इन बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे होगे। इन जनरल अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, और मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है वो कभी भी सीयूटी के अंदर ईजी टू मॉडरेट आज तक नहीं आया, हमेशा मॉडरेट टू हार्ड आता है। अब जब मॉडरेट टू हार्ड आता है तो स्कोर करना 250 आउट ऑफ 250 बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इन जनरल अगर पैटर्न्स देखा गया है उसमें यही देखा गया है कि बच्चा इसी रेंज में, अगर अच्छा खासा बच्चा है तो 180 से लेके लगभग 210 के बीच या 215 के बीच में आपका स्कोर कर लेता है। तो इस मैथमेटिक्स में एक अच्छा खासा स्कोर इस स्कोर को माना जाता है। तो आपको ये स्कोर ना ध्यान देते हुए इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि इस पे ध्यान दोगे तभी इतना आएगा। अगर इतने पे ध्यान दोगे तो और नीचे चले जाएगा। तो मैथमेटिक्स, अब सवाल ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, पहले तो आपको ये समझ में आ जाए कि किन बच्चों को मैथमेटिक्स की नीड है, किन बच्चों को मैथमेटिक्स की नीड नहीं है। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जानना। तो इतना तो पता चलेगा कि भाई मैथमेटिक्स में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड थिंग, जितनी मेहनत आप मैथमेटिक्स में करोगे उससे कई कम मेहनत में आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करके उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे कंसीडर करी जाएगी? प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी। देखो, अगर आप बीएससी करने जा रहे हो, बीएससी, और बीएससी में आप फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, स्टैट्स कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आप बीसीए का कोर्स करने जा रहे हो, आप बीटेक करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे कोर्सेज इन जनरल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ऐसे कोर्सेज ट्राई करने की कोशिश करो जिनमें मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट मांगा गया है, तब तो ठीक है। तब क्यों ठीक है? क्योंकि अगर आपके लिए मॉडरेट टू हार्ड मैथमेटिक्स आया है तो बाकी बच्चों के लिए भी मॉडरेट टू हार्ड ही मैथमेटिक्स आया है। तो वहाँ पे बाकी सारे बच्चों का क्या होगा, ज़्यादातर साइंस वाले ही बच्चे होंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए ठीक ठाक है। अब उसमें सबने स्कोर करा है, मैथमेटिक्स में कम आया है, तो सबके लिए मैथमेटिक्स में कम आया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप फिजिक्स, आपने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ी, आप यही वाले बच्चे जनरली इन कोर्स के लिए जाते हैं, तो आप आराम से अप्लाई करो। यहाँ पे उतना कंपटीशन लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन लेवल कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसे कोर्सेज जहाँ पे बीबीए है, बीएमएस है, आप बीए करने जाते हो, बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज करने जा रहे हो, आप बीकॉम करने जा रहे हो, मतलब ऐसे कोर्सेज करने जा रहे हो जिसमें दोनों बच्चा अप्लाई कर सकता है। दोनों बच्चा मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके पास मैथमेटिक्स है वो भी अप्लाई कर सकता है, एक ऐसा बच्चा जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। सो हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा है, सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आसान हो एज कम्पेयर टू आपके। ऑब्वियसली बात है, मैं सिंपल सी बात करने आता हूँ कि जो बीए वाला स्टूडेंट होता है, साइंस वाला स्टूडेंट कभी भी बीए वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ मैच ही नहीं कर पाता, आज तक नहीं कर पाया। साइंस वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स वालों को भी कट ऑफ आज तक मैच नहीं कर पाए, क्योंकि पीसीएम में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू आप अकाउंट्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, बिजनेस स्टडी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो। इन सबके कंपेरिजन में फिजिक्स केमिस्ट्री का स्कोर आज तक इतना हाई, मतलब उतना हाई नहीं जाता ताकि वहाँ पे आप वो कोर्सेज ले पाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि अगर आप इन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपसे इजी सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, उस केस में कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आपका ये नहीं चेक करेगा कि हाँ इस बच्चे का पेपर हार्ड आया था इसलिए इसको मौका देना चाहिए। नहीं, ओवरऑल मार्क्स ही देखा जाएगा, और जब मार्क्स कंपेयर करा जाएगा तो आपका मार्क्स कम पाया जाएगा, उस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा पाया जाएगा, उसको वो सीट दे दी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल अगर ऐसे कोर्सेज को टारगेट करें जिसके लिए सबके लिए मैथ जरूरी है तो फिर ठीक है। अगर आप ऐसे कोर्सेज को टारगेट करें जिसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, आप मैथमेटिक्स के साथ अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, तब आपको कोशिश ये करना पड़ेगा कि इन जनरल वो सारे सब्जेक्ट में बाकी लोगों से अच्छा करो, ताकि आप वो कोर्सेज ले पाओ जहाँ पे नॉन साइंस बैकग्राउंड या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है जिन बच्चों को मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। आ रहा है बस समझ में? होप सो आपसे यहाँ से क्लियर हो गया होगा किन बच्चों को मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, किन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं लेनी चाहिए। अब अगर आपके मन में ये क्लियर हो गया कि मैथमेटिक्स आपको लेनी चाहिए, तब ये वीडियो आगे आपके काम आएगी। अगर आपके मन में क्लियर हो गया कि भैया मैं बिना मैथमेटिक्स के चले जाता हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी जिस कोर्स को टारगेट कर रहा हूँ उसके लिए कंपलसरी नहीं है मैथमेटिक्स, या बिना मैथमेटिक्स के भी मैं काम चला सकता हूँ, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं आराम से, बट बहुत बढ़िया बात है। आप वीडियो को यहाँ छोड़िए और यहाँ से आप जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि और अपडेट्स गाइडेंस आपको ऐसे मिलते रहे, ऐसे कहीं मिलते नहीं हैं आपको।
अब मैं अगर इसको मिटाऊं और आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूं और जो आपके काम की है, अब अगर आपका मैथमेटिक्स सेलेक्ट हो गया है ना, तब अब आपका काम होता है सिलेबस को जानना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो मैं समझा चुका हूँ, और फिर स्ट्रेटेजी को जानना, और उसके बाद आता है कि भैया प्रिपरेशन कहाँ से करी जाए और कैसे करी जाए। ठीक है, चाहे मैं क्लास 12 का स्टूडेंट या ड्रॉपर स्टूडेंट, तो स्ट्रेटेजीज के लिए मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊँगा। और प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रन हो रहा है। ठीक है, इसके लिए प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी? प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर चैनल पे भी जाइएगा तो चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है PCMB वाले बच्चों के लिए, PCMB वाले बच्चों के लिए बना दिया। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का भी अवेलेबल है, फिजिक्स और बायोलॉजी के धीरे धीरे टीचर अवेलेबल होंगे तो उनको भी स्टार्ट कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। प्रिपरेशन के बारे में और डिटेल में आपको उसी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा सारा का सारा किस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, कब कब क्लासेस रहेगी। लेकिन प्रॉपर अगर मैं बताऊँ, आप किसी भी पेड कोर्स की बात करेंगे, जितना आपको वहाँ मिलता है मच बेटर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस, और आपको पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे आपको कभी भी 24 घंटे डाउट पूछ सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स, PYQs, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ आपको इस प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगा। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, ये नाम याद रखना है, INDEPT CUET। ठीक है, चाहे आप UG वाले हो, PG वाले हो। ठीक है, आप कनेक्ट रहो इस चैनल से। आपको इन फ्यूचर आपको कहीं पे 1 रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, और आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी, हर वो चीज़ बेटर तरीके से मिल जाएगी जो आपको कहीं और पेड में या पैसे देके मिल रही है। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो गया। स्ट्रेटेजीज के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, स्पेशली मैथ वाला मैं समझाऊंगा, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के टीचर समझाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के अदर टीचर समझा देंगे। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का इन जनरल अगर सिलेबस देखा जाए तो यही है बच्चा, ये जो 2 बुक दिख रही है ना आपको, NCERT, स्पेशली जिस भी यूनिवर्सिटी मतलब जिस भी बोर्ड में अगर NCERT की बुक चलती है, स्पेशली अगर हम बात करेंगे CBSE के सिलेबस में, ज़्यादातर CBSE वाले बच्चों में यही चलता है। डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट आ जाते हैं सिलेबस। ठीक है, वहाँ पे भी आपका ICI बोर्ड होता है, अदर बोर्ड होता है। तो 2 तरीके की मैथमेटिक्स होती है, एक होती है कोर मैथमेटिक्स और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, जो CUET का सिलेबस है वो कोर भी है और अप्लाइड भी, 2 अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीकों से बनाया गया है वो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो अगर मैं कोर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ये पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, यानी जो आपके क्लास 12 की जो पुरानी वाली बुक है, नई वाली नहीं, नई वाली बुक तो इनसे पतली है, जो पुरानी वाली बुक है उनमें कुल मिला के अगर हम टोटल चैप्टर की बात करेंगे 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक पीस टॉपिक में चलूँगा, मैं आगे एक्सपेंड समझाने की कोशिश करूँगा। 13 चैप्टर आपके रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, उसके बाद आगे जाके कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे आगे जाके आपके पास इंटीग्रल से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, एंड देन 3D ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी है। 3D ज्योमेट्री तो आपका बहुत कट चुका है। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस है ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप क्लास 12 में हो इन जनरल, ठीक है, मैं आपको सिंपल से बता दूं, अगर आप क्लास 12 में हो और आपका सिलेबस आप डिलीटेड वाला आप पढ़ रहे होगे, डिलीटेड वाला आप डिलीटेड वाला ही पढ़ते रहो, आपको नॉन डिलीटेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप क्लास 12 में बोर्ड को ध्यान दो और बोर्ड पे फोकस करते हुए डिलीटेड सिलेबस को ही पढ़ते रहो। आपके पास बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद लगभग फेब में खत्म हो जाएगा, मार्च से लेके लगभग 2.5 महीना होगा, आधा मार्च और फिर अप्रैल और फिर मई, लगभग आपके पास 2.5 महीना होगा। आप अच्छे से PYQ के साथ साथ सारी तैयारी कर सकते हो। फिर भी मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा यहाँ पे, आपको चाहे बोर्ड्स के हो चाहे आप ड्रॉपर सिस्टम हो, पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर आप कवर करना चाहेंगे, आपके पास टाइम अवेलेबल, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, 2026 का सिलेबस तो ऑफिशियली आउट नहीं हुआ और उसको आउट होने में टाइम लगेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न बार बार बीच बीच में बदलते रहता है, तो अभी जो लेटेस्ट बदला वो 2025 में बदला, तो 2026 में बदलाव आने का कोई चांस नहीं है। एग्जाम पैटर्न में तो देख लिया जाएगा। फिलहाल सिलेबस तो आपका वही है जो आपका सेम है 2025 जैसा ही। जो भी नया अपडेट आएगा आने में लगभग 2-3 महीने लगेगा। मेरे हिसाब से तो चेंजेस नहीं होगा, जितना जानकारी मेरे पास अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, आगे जो भी चेंजेस होगा मैं अपडेट दे दूंगा। फिलहाल इस जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों का सिलेबस है 2026 के लिए भी। आप इसे कंसीडर करिएगा और इसी के बेसिस पे तैयारी करिएगा। ठीक है, और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी रहेगा। सबसे बेटर तरीका ये रहेगा कि आप इसको एक पेज पे लिख लें और लिख के अपने डेस्क के जहाँ पे भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, डेस्क में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, इसको चिपका दें ताकि आपको पता चले कि मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, इसका इतना रिवीजन कर लिया, इसका इतना रिवीजन कर लिया। एक प्रॉपर आपको चार्ट तैयार करके दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, ताकि हम मॉनिटर कर सकें कि कितने बच्चे का कैसा तैयारी चल रहा है। तो सिलेबस की बात करेंगे, ये आपका पेपर कोड है। ये पेपर कोड अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप फॉर्म भरेंगे जरूर काम आएगा। मैथमेटिक्स के पेपर में 2 सेक्शंस अवेलेबल है, वो सेक्शंस मैंने अभी आपको बताए नहीं है। क्या है वो सेक्शन, ध्यान से समझो। मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उनमें सिलेबस को सेक्शन 1A और सेक्शन B1 में बांटा गया। B1 और B2 भी आपका नीचे अवेलेबल होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा आपके पास B2। क्या है ये B1 और B2, आपको समझने की जरूरत। देखो,
मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके बना है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में थोड़ा या थोड़े से ज़्यादा डिफरेंस होता है। इन जनरल अगर हम कोर को अपना मेन सिलेबस लेके चले तो जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है उसमें कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो आपका प्योर मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स से मिलता है, बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। तो डिफरेंस होते हैं तो फिर उनका सिलेबस का कोर वाले या प्योर वाले से कोई लेना देना नहीं, इसलिए अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके का एग्जाम डिज़ाइन करा गया है। पार्ट जो आपका सेक्शन 1A है उसमें आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 15 क्वेश्चंस दोनों बच्चों के लिए सेम होगा। तो वो ऑटोमेटिकली जिस बच्चे ने कोर के लिए फीस भरा होगा, जिस बच्चे ने अप्लाइड के लिए फीस भरा होगा, वो उस हिसाब से ओपन होगा। सेक्शन 1A दोनों बच्चों के लिए कॉमन है। क्यों कॉमन है? वो इन जनरल आपको सेक्शन 1 में उस तरह के क्वेश्चन होंगे जो थोड़े आसान होंगे, थोड़े नहीं ज़्यादा ही आसान होंगे एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चन, और वो दोनों बोर्ड वाले बच्चों के सिलेबस को कोलैप्स कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर जैसे कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट यहाँ पे है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कुछ टॉपिक यहाँ पे सेक्शन 1A में मिलेंगे और कुछ सेक्शन B1 में मिलेंगे, लेकिन B2 में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो डिटरमिनेंट आपका जो चैप्टर होगा हो सकता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक होंगे सिलेबस में और जो बाकी सारे टॉपिक्स होंगे वो प्योर में होंगे और अप्लाइड में अवेलेबल होंगे। इसलिए तो सेम चैप्टर आपको सेक्शन 1A में भी मिलेगा और सेम चैप्टर आपको सेक्शन B1 और B2 में भी मिलेगा, विथ मोर डिटेल सिलेबस। जो टॉपिक हमें पूछे जा रहा है और थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात सेक्शन 1A दोनों के लिए कॉमन रहेगा, दोनों बच्चों के लिए 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें अलजेब्रा में आपको बेसिकली अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ही अगर हम बात करेंगे आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आएगा, सिलेबस है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन जहाँ पे ए इनवर्स आ जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट में और क्या क्या आ सकता है, देखो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा और आपका सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बाय मैट्रिक्स मेथड, वो ax बराबर में b वाला जो इक्वेशन होता है उसके बेसिस पे जब हम सॉल्व करते हैं वो मैट्रिक्स आ जाएगा। कैलकुलस में अगर हम चलेंगे तो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलस में। उसके बाद आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ होगा, मैक्सिमम मिनिमा होगा, ये चैप्टर नंबर 2 से हो जाता है, मतलब चैप्टर नंबर 6 से हो जाता है। और आपका ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका डेरिवेटिव वाले चैप्टर से हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, और डेरिवेटिव में सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर, और भी चीज़ें आ सकती हैं कैलकुलस में। इंटीग्रेशन में अगर हम बात करेंगे और तो यहाँ पे आपका डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स अवेलेबल है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफाइंस डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, सारे के सारे आ जाएंगे। और कर्व वाले क्वेश्चन जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल, आपको फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है, पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, आराम से पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपका रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन जरूर आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग चलेंगे, एलपीपी जो कि आसान माना जाता है, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2-3 वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करा जाता है, यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन 3 भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। उसके बाद फिजिबल रीजन निकालना, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना, सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। सेक्शन B1 क्या है, जस्ट इतना समझिए कि जैसे सेक्शन A1 आप दोनों बच्चे दे देते हैं, चाहे अप्लाइड हो चाहे कोर्स हो, उसके बाद आपके पास जैसा आपने अप्लाई कर रखा था ऑप्शन दोनों होते हैं, याद रखना उस दिन ऑप्शन आपके पोर्टल पे दोनों होगा, अप्लाइड और कोर दोनों का होगा। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई कर मतलब आपने क्लास 12 में अप्लाइड पढ़ी है तो आपको CUT में भी अप्लाइड ही देना पड़ेगा। अगर क्लास 12 में आपने कोर पढ़ी है, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो CUT में भी आपको कोर या प्योर देना पड़ेगा। ऑप्शन वहाँ पे भी गलती मत करना, क्लिक करने में हर साल बहुत बच्चे गलती करते हैं कि उस बच्चे को B2 ओपन करना था, कर दिया B1, और एक बार जो ओपन हो गया वो हो गया, उसके बाद बंद नहीं होता। जिस बच्चे को B1 ओपन करना था उसने कर दिया B2, ऐसी गलती होती है, क्योंकि A1 तो ओपन ऑटोमेटिकली मिलेगा। B1 के फंक्शन का मतलब B1 में आपका सिलेबस की बात करेंगे तो यूनिट 1 से स्टार्ट होता है सिलेबस, रिलेशन एंड फंक्शन से, जहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिलेशन है बेसिकली आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। फंक्शन में अगर हम बात करेंगे 1 और ऑन टू जैसे फंक्शंस हो जाते हैं, और ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस NCERT बेसी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको लिटरली बताना चाहूँगा, अगर आप प्योर वाले बच्चे हो, कोर वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको सिलेबस समझने में टेंशन हो रहा है, मत समझो, उतना समझने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास अगर ओल्ड NCERT वही आपका सिलेबस है, हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन आपको करना है और उस पर आपको MCQ लगाना है। अगर भैया मेरे पास नई NCERT है, पुराना सिलेबस नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा कितना पढ़ना है कितना नहीं, तो मैं आपको कह के चल रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बस पढ़ना है। ठीक है, आंख मूंद करके पढ़ना है। मैं आपको 15 जनवरी तक बोर्ड को लेके और CUT को लेके दोनों का सिलेबस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपका बोर्ड्स को भी लेके लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन होंगे कैसे सॉल्व करना है कि इनको आपको जाना, और CUT को लेकर जो भी MCQ का पैटर्न्स होगा वो भी आपको क्लियर हो जाए, तो अच्छे से आपका 15 जनवरी तक सारी चीज़ कवर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियोज़ में डाल रहा हूँ वो आपको बस पढ़ते जाना है, नोट्स बनाना, और जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ DP बेस जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा वो आपको करनी ज़रूर है।
आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 2 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसमें आपका डोमेन से क्वेश्चन आएगा, रेंज से क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज आपके डिलीटेड है लेकिन यहाँ पे आएगी, ठीक है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो भी डिलीटेड है, वो भी आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर हम आगे चलेंगे तो मैट्रिक्स में आपका बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नोटेशंस क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होगा, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक तो आएगा, A1 में भी आ रहा था, यहाँ पे भी आएगा। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एडिशंस होता है, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, वो भी आएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस में आपका मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन, वही आपका A+B+C होगा, पहले AB को जोड़ेंगे फिर C आएगा, फिर आपको क्या नाम है बाद में एक को बाहर रहने देंगे, BC को जोड़ देंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन, वही AB ब्रैकेट के अंदर है, C बाहर है और फिर A बाहर है ब्रैकेट के अंदर BC। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टीज है वो आती है, क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉपर्टीज आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका जीरो मैट्रिक्स आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ रहा है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आ रहा है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स और its textiles are here, all the matrix will have the retains entires। जितने भी सारा का सारा सिलेबस है सब पूछ लेगा। डिटरमिनेंट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, 3x3 का डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सोल्व करने के लिए आएगा। माइनर कोफैक्टर आएगा, जो सीसी के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि सेम रो का कोफैक्टर और सेम रो का एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कराए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, डिफरेंट से मल्टीप्लाई कराए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट MCQ के पैटर्न में इस्तेमाल होंगे। आपका अगर मैं बोलूँ लेंदी क्वेश्चंस चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब आपका रिलेशन एंड फंक्शन इससे नहीं आएगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएगा, मैट्रिक्स से कोई नहीं आ रहा, डिटरमिनेंट से कोई नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इससे ट्रिकी क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो समय आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको इतनी मैं करा दूंगा कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। आपके कोफैक्टर्स आ गए, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में निकालना, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ट्रायंगल का डिटरमिनेंट यूज़ करके या फिर आपका ब्रैकेट इस्तेमाल करके। उसके बाद कोलिनियर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी, एक एक करके आपको समझा दूंगा, सिलेबस आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है और सबसे ज़्यादा आसान भी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन का जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो आसान होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो मुश्किल है। उसी में आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से वर्ड प्रॉब्लम्स आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेंगे, यानी 20 से 25 नंबर का जो आपका पेपर है वो सिर्फ एक चैप्टर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट, चाहे आपने लॉग पढ़ा हो, चाहे एक्सपोनेंशियल पढ़ा हो, चाहे आपने मल्टीप्लिकेशन रूल्स, डिवीजन रूल्स, सारे के सारे चेन रूल्स सब अप्लाई करना पड़ेगा और सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। तो मैं आपको ऑलरेडी मतलब पूरा का पूरा आपका NCERT का सिलेबस है, सारी की सारी एक्सरसाइज। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में अगर हम जाएंगे तो आपका रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन जरूर आता है, और खासकर ये केस बेस्ड स्टडीज आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम पे जरूर आएगा, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो भी आता है, सिंपल प्रॉब्लम्स जो भी आपके बेसिक प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो सारी की सारी रियल लाइफ की सिचुएशन के बेसिस पे आएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, PYQs, उससे ज़्यादा मैं आपको कहने की कोशिश करूँ। इंटीग्रल्स में जितना भी इंटीग्रल्स, ऑलमोस्ट सारी की सारी 11 एक्सरसाइज आपके काम की है, ठीक है, सारी की सारी। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में ज़्यादा है नहीं, नई वाली बुक में तो 3-4 ही क्वेश्चन है, बाकी सारे डिलीट कर दिए एग्जाम्पल बेसिस से। पुरानी वाली बुक में अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस कर्व वाले देखने को मिलेंगे, और कर्व वाले क्वेश्चन आपको थोड़े बाहर से भी देखने को मिलते हैं, तो बाहर से प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है, dy/dx प्लस py/q, यहाँ पे आपका p की वैल्यू निकालना, q की वैल्यू निकालना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, सारे तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे आराम से, ठीक है। और जो टेस्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो टेस्ट होता है और सेकंड ऑर्डर डिग्री टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको टेस्ट करके नहीं दिखाना है, लेकिन आपको बस ये बताना होगा कि हाँ वो क्वेश्चन कौन से टेस्ट से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर से एक अच्छा खासा चैप्टर है, वेक्टर और 3D अच्छा खासा है, ठीक है। 3D का वेटेज फिलहाल कम है, जैसे कि आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट को जोड़ के लाइन बनाना, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशंस, लाइन स्क्यू लाइन, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस। और इन जनरल अगर मैं बोलूँ जो 3D का सिलेबस है ना, वो लाइन का है, प्लेन का सिलेबस बिल्कुल नहीं है। तो प्लेन हटा दिया गया है, प्लेन हटा दिया गया तो अच्छा है। अगर पुरानी आपके पास NCERT होगा जो मेरे पास अवेलेबल, इसमें प्लेन है, तो अगर प्लेन को आप देखोगे तो लगभग 3 से 4 एक्सरसाइज आपके 3D में अवेलेबल है, वो नहीं है, सिर्फ लाइन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और लाइन के बेसिस पे 2 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से हो जाता है, ठीक है, इसमें उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, 1-2 लेक्चर में मैं भी खत्म कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीपल्स थ्योरम्स आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स भी आपको आ जाएगी, बायस थ्योरम आएंगे, रैंडम वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा आएंगे, इससे केस बेस्ड स्टडी एक पे नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, आप आराम से देख लेना, कोई डाउट होगा मेरे को आराम से बता दें।
तो ये है ओवरऑल सिलेबस जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स को लेके। सबसे पहली बात मैंने आपको इन जनरल आपको क्या क्या बताया वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बच्चों लोग, वीडियो लंबा तो ज़रूर हो गया, लेकिन हर चीज़ में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग से। हर बार जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो ये चीज़ें करते हैं ताकि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ना हो। होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन या छोटी इन्फॉर्मेशन से बच्चा देख तो लेता है, लेकिन कई ऐसी बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं तो बहुत गलती निकलती है। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली मैंने ये समझाने की कोशिश करा कि किन बच्चों को मैथमेटिक्स टारगेट करना चाहिए, किन बच्चों को मैथमेटिक्स टारगेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आप मैथमेटिक्स टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस किस तरीके का होगा, स्ट्रेटजीज क्या होगी, और एग्जाम पैटर्न्स और जो एग्जाम जो प्रिपरेशन है वो कैसे करोगे। प्रिपरेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बताऊंगा किस किस आपको करना है। और बेसिकली आपको बस मेरी स्ट्रेटजीज को नोट करना है, समझना है और अपनी स्ट्रेटजीज बनानी, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। किसी की भी स्ट्रेटजीज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद की बनानी होती है, उसका रेफरेंस लेके आपको बनानी पड़ती है। अब मैंने आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करा, आपको सेक्शन बताया, सेक्शन A1 बताया, B1 और B2 आपको बताया। सिलेबस को इन जनरल अगर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ, आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी पुरानी वाली काफ़ी है, बस वही आपका सिलेबस, और आपको कहीं भी मत्था आपको अपना ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर पुरानी एनसीईआरटी का जुगाड़ नहीं हो रहा है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 15 जनवरी तक मैं आपका पूरा सिलेबस बोर्ड को लेकर और CUET को लेकर दोनों को लेकर कवर कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आप उसको ज्वाइन करें, आप हर वीडियोज़ को देखना चालू कर दो, सारी चीज़ें कवर हो जाए। लगभग 40-50 वीडियो हम ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दें, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सारी चीज़ें अवेलेबल होगा लेकिन करना है, होमवर्क दिया जाएगा तो करना है, ठीक है। अब मैं आपको एडवाइस करूँगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे, ठीक है। 2 ग्रुप्स हैं, एक अपडेट्स वाला और एक PCMB के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज वाला, दोनों को ज्वाइन करो। अपडेट्स वाले में अपडेट्स मिलेंगे और PCMB वाला जनरल डाउट सेशंस के लिए, वहाँ पे आप किसी भी कॉपी का, किसी भी PYQ का, किसी भी बुक का आपको आप किसी भी सब्जेक्ट का PCMB में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन, आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जितने भी लाइव लेक्चर्स है, गूगल मीट की क्लासेस, सारे के सारे अपडेट्स, DPP नोट्स, PYQs, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ उसी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। अपडेट्स वाले में आपको अपडेट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के DU, BHU, इलाहाबाद, सारे के सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा, करियर को लेकर परेशान हो, कोर्स को लेकर परेशान हो, सब्जेक्ट चूज़ करने को लेकर परेशान हो, डिस्क्रिप्शन ओपन है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दो या फिर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आराम से कमेंट करो, आपको हर कमेंट का रिप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी मैथमेटिक्स की तैयारी करें या जो भी एक जेन्युइन चैनल ढूंढने की कोशिश करें। सबको रिकमेंड करो, अपने ट्यूशन ग्रुप, स्कूल ग्रुप, आप ड्रॉपर्स हो तो अपने छोटे भाई बहन को भी रिकमेंड कर सकते हो जो अभी क्लास 12th में है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, क्योंकि वीडियोज़ कम ही आएंगी लेकिन जो भी आएंगे आपके बहुत काम की आएंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद वीडियो का एंड तक देखने का। मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो।